नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। कंप्लीट ईयर करंट अफेयर, वो भी एकदम अलग ही लेवल पे आप लोगों के सामने देखने को मिलने वाली है, जो एकदम जरूरी होगी एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम या स्टेट एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए। प्लस इस क्लास के अंदर आपको लाइव क्विज भी देखने को मिलने वाली है क्लास के अंतर्गत ही, और आपको एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देखना होगा, क्योंकि ये क्लास एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना, परम प्रतापी क्लासेस में से एक क्लास आपकी होने वाली है। तो मुझे एक बार बता देंगे कौन कौन छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुका है, जिससे कि हम चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर सकें। एक बार हम अपने ओबीएस को भी देख लेंगे कि वह किस प्रकार से चल रहा है, सो दैट कि आपको पता लग पाए कि हाँ भाई, हम पूरी तरीके से आप लोगों के लिए चीजों को करने के लिए रेडी हैं। तो यदि आप तैयार हैं तो आप भी बता दीजिए। नमस्ते भाई जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? तो एक बार इस पेज को भी रिलोड कर दिया जाएगा, सो दैट की चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएं। अद्भुत बात है, आप सभी लोगों को यहां देखकर बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप सभी लोगों का समर्थन हमेशा की तरह आज भी बना हुआ है। आप लोगों के लिए चीजें मैं तो हमेशा से करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सीजीएल वाले भी ले सकते हैं। प्रतिभा, क्या सीजीएल का पेपर जो है, क्या वो एसएससी नहीं कराता? क्या सीजीएल का पेपर युगांडा सर्विस कमीशन कराता है? नहीं कराता ना। अगर एसएससी ही सीजीएल का पेपर कराता है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। रेलवे के अधीन जितने भी पेपर आते हैं वो सभी छात्र इस क्लास को देख सकते हैं। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास अभी बंद हो गई थी किन्हीं कारणों की वजह से। इस क्लास को रीस्टार्ट कराया गया है। पूल की विशेष सुविधा आपको आज इसमें मिलने वाली है, और इसके अंतर्गत हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मेरे लाल? टॉप 100 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहना। टॉप 100 के लिए रेडी रहना, ठीक है। अभी हम टॉपिक वाइज से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इसको टॉप 100 के बेसिस पर करना पड़ रहा है। कुछ समस्याएं थी जिस वजह से ऐसा करना पड़ा। क्वेश्चंस होंगे पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स में से, जो टॉप 100 क्वेश्चन है उनकी हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने फेंक के मार दिया है, हाथों बचो सवाल है, प्लस इसका जो पूल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने फेंक के जो मारा गया है, इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। चलो, इसका आयोजन किसकी कॉप 30 के बारे में बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 यानी कॉप 30 की बात यहाँ पर की जा रही है। इसको दिसंबर 2025 में ब्राजील के बेलम शहर में किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र मिशन 1.5 डिग्री सेल्सियस को जीवित रखना है, और जलवायु वित्तीय व्यवस्था NCQG, इसका मतलब क्या होता है सर? इसको बोलते हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल मिशन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है कि इस पूरे वातावरण के तापमान को 1.5 डिग्री कम करना है प्रत्येक वर्ष, सो दैट कि हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बच पाए। यह आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये किसके लिए है सच बताऊं तो सर, ये अमेजोन के वनों के लिए है, अमेजोन वर्षा वन के लिए है। बैलम में किया गया है और इसका काम यही है। तो मेजरली बच्चों ने जो आंसर दिए हैं कि सर बोथ राइट होंगे, तो कमाल की बात है, बोथ ही राइट होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें अमेजोन की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मेजर बल किस पर दिया गया? मेजर बल, मेजर है अमेजोन वर्षा वन को बताने की बात की गई, अमेजोन वर्षा वन को बचाने की बात की गई है। वर्षा वन बचाने की बात की गई है, बचाने की बात की गई है, बात की गई है। हर एक क्वेश्चन में पोल आएगा, बात की गई है, ठीक है। ये लीजिए अगला सवाल और अगला पोल आपके सामने, धई धप्पा पोल आते हुए आपके सामने। ये रहा, बताइए हु ऑन द बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? काफी आसान हो जाएगा, यह आपका मिलता है 2025 के अंतर्गत ये मिलता है। और बहुत बेहतरीन प्रकार से इसके अंतर्गत जो लोग आंसर कर पाए हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, किस किसने आंसर इसमें किया है। सर कमाल की बात को समझिएगा, ये फरवरी 2026 में मिला, यानी जिसने 2025 में इंडियन स्पोर्ट वुमेन ने, जिन्होंने 2025 के अंदर बहुत तगड़ी भूमिका निभाई, माहौल पूरा काट के रखा। करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि भैया स्मृति मंधाना सही जवाब होगा, स्मृति मंधाना सही जवाब होगा। वहीं मैं हरमनप्रीत की बात करूं तो हरमनप्रीत कौर की अध्यक्षता में इस बार वुमेन्स के द्वारा वर्ल्ड कप भी जीता गया है। वुमेन्स वॉन द वर्ल्ड कप इन द कैप्टनसी ऑफ हरमनप्रीत कौर। वुमेन won World Cup, won World Cup in captaincy of हरमनप्रीत कौर HK, हरमनप्रीत कौर की अध्यक्षता में ऐसा भी हुआ है। दीप्ति शर्मा, इनको अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के द्वारा डीएसपी भी बनाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीति पाल, आपको देखने को मिली है, काफी फेमस रही थी, बहरहाल उनको बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट वुमेन अवार्ड नहीं मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। और इस वाले सवाल का जो मैंने पूछा था, तो पोल का इसका जो रिस्पॉन्स रहा था वो कितना रहा था? 66% बच्चे इसको सही बता पाए थे। लीजिए तीसरे नंबर का सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा शुक्रयान प्रथम,
खबरों में रहा था शुक्रयान, जो आपको देखने को मिला है। अच्छा, प्रीति पाल के बारे में बता दीजिए। देखिए यार, ये पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर थी, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर आपकी रही थी, वुमेन ऑफ ईयर आपकी रही थी। ठीक है, अब मत कहना। लीजिए अगला प्रश्न। तो यह किसका अवार्ड है? शुक्रयान प्रथम जो मिशन है, ये किसका अवार्ड है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, शुक्रयान मिशन के बारे में। शुक्रयान मिशन के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि शुक्रयान मिशन किसका है। सर, शुक्रयान मिशन के बारे में समझना, ये इसरो का ही है और इस मिशन को नाम दिया गया वोम। वोम वोम वोम, इसको नाम दिया गया VOM। शुक्रयान मिशन को ही VOM नाम दिया गया है। वीनस ऑर्बिटल मिशन इसको कहा गया है। वीनस ऑर्बिटल मिशन इसको कहा गया है। इस मिशन के अंदर एरोबॉट शामिल हैं जो शुक्र के बादलों में तैरते हुए डेटा कलेक्ट करेंगे। कौन? एरोबॉट इसके अंतर्गत शामिल है। अच्छे खासे बच्चों ने इस पे आंसर दिया है। करेक्ट आंसर बेटा इसरो है और वीनस ऑर्बिटल मिशन है। एरोबॉट इसमें शामिल किए गए हैं, एरोबॉट शामिल है, एरोबॉट शामिल है। एरोबॉट कौन है? एरोबॉट इसमें शामिल है। अच्छा, एक और बात को समझिएगा, बताना चाहूंगा, जो शुक्रयान 1 मिशन है, ये किस संगठन, ये तो मैंने बता दिया कि सर ये इसरो में था, लेकिन कमाल की बात है कि यहाँ पर आप समझेंगे कि सर इसरो के द्वारा जब यह किया गया तो वीनस के जो क्लाउड होते हैं उसमें एरोबॉट को क्यों छोड़ा जाएगा? इसके अंतर्गत लॉन्च करने के लिए किसको यूज किया जाना था, होना था ये शुरुआती तौर पर, लेकिन अभी हुआ नहीं है लॉन्च। ऐसा था कि हम इसको जनवरी में लॉन्च कर पाएंगे, बट नहीं कर पाए। अभी इसमें डेट नहीं आई है कि इसको कब लॉन्च किया जाएगा। GSLV MK2 या LV-M3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाना है, लॉन्चिंग व्हीकल है। और इसके अंदर जो वीनस है, वीनस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है शाश्वत त्रिपाठी। शाश्वत त्रिपाठी, सही मायने में अगर आप बुद्धि का प्रयोग कर पा रहे होते, इतनी सी भी बुद्धि का प्रयोग शाश्वत त्रिपाठी आपने किया होता, तो पूरी UPSI के लिए जो पूरी GS मैंने आपकी कराई है, वो आप लोगों के लिए इस पूरे वन शॉट सीरीज में मैंने करा दी थी। लेकिन बात यही है कि आपको अपने लिए चाहिए कि आपने जीत सर को खरीद लिया। ऐसा ही है ना कि जीत सर बिकाऊ हैं, उनको खरीद लिया गया है और इस वजह से हम जैसा उनको बोलेंगे वो इशारों पे नाचेंगे, उंगलियों पर उनको कठपुतली बना देंगे। मेरे लाल, इसमें दिमाग लगा लेना कि यहां पर मैं ऑलरेडी पॉलिटी पूरी कराई, मूल विधि, UPG के, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई कराता भी नहीं है इसे, बुद्धि लगाओगे एक बार पता लगेगी। आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का वन शॉट डाल दिया है। और ज्योग्राफी के 2 सेशंस थे। ज्योग्राफी का दूसरा सेशन ये रहा, कल रात लिया था। 3 घंटे रात में क्लास लेना मजाक बात नहीं है। एक दिन जग के देख लेना क्लास में आके, त्रिपाठी जी आंखें खुल जाएंगी आपकी और पंखे के साथ साथ फिल्टर भी सेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगला पोल आपके समक्ष फेंक के मारा गया, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो पोल पे क्वेश्चन भी डाला हुआ है। दिसंबर 25 में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीजा नीति में बड़े बदलाव करते हुए इसे भारतीय पेशेवरों के लिए अधिक सुलभ बना दिया? भारतीय पेशेवरों के लिए इसको अधिक सुलभ बना दिया है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसके पोल में आप आंसर करेंगे, आपको मजा आ जाएगा इसमें, आपको मजा आ जाएगा। मजा कहे आ जाएगा? देखो बताते हैं आपको तनिक कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि दिसंबर 25 में कौन सा कंट्री सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं डिजिटल नोमैड वीजा में। सर ये किया गया है जापान के द्वारा। ये किसने किया? सर दैट इज बाय जापान। ठीक है, चलिए याद रखना इसको, जापान आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। जापान ने ये किया था। जैसे ही जापान ये करता है, प्लस जर्मनी ने भी यहाँ पर काफी सारी छूटें प्रदान करी हैं। ठीक है, जर्मनी के द्वारा भी सम रिलैक्सेशन बाय जर्मनी, सम रिलैक्सेशन बाय जर्मनी के द्वारा भी दिया गया, बाय जर्मनी, सम रिलैक्सेशन बाय जर्मनी, ये भी हुआ है। और कमाल की बात यहाँ ये समझना, इतना सब कुछ होने के बाद एक बात क्लियर हो गई है, इतना सब कुछ होने के बाद एक बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि भैया 6 महीने तक IT पेशेवर जापान में रहकर रिमोट काम कर सकते हैं, मतलब कहीं ना जाए वो कहीं पर भी काम कर ले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरे लाल इसका जापान होगा, ना कि स्पेन। पहली बात को समझिए। प्रणाम दाऊ, प्रणाम अनुपम, कैसे हो आप? खुल के खेलो। 45% बच्चे इसका सही जवाब दे भी रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात ये भी है कि इसी के बाद जो रैंक है हमारी, रैंक किस चीज के अंदर? सर पासपोर्ट के लिए आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, हेनले इंडेक्स आता है। तो हेनले इंडेक्स में हमारी रैंक सुधर गई है। जो फेब 2026 में रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रैंक है वो 75 हो चुकी है। उसके पीछे का यही है क्योंकि हमारे वीजा को रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया है। यार सबके सब मिलकर एक बार क्लास में लाइक कर देंगे ताकि माहौल पूरा बन जाए। अगेन याद रखेंगे, मजा आ रही है, बढ़िया बढ़िया चीजें ठीक चल रहा है। ठीक है, माइक का जो इशू था, माइक का इशू भी दूर कर दिया गया है। ठीक है, चलो लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वें नंबर का है।
भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC सेकंड का नाम क्या प्रस्तावित किया गया है, जिसने दिसंबर 25 में अपनी समुद्री परीक्षण का अगला चरण शुरू किया है? व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ इंडियन नेवी न्यू इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट? इंडियन नेवी का ना एक और इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट आया है, राइट? एक और इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट आया है। अब इसका नाम हमें बताना है, क्या ये INS विशाल है, विराट है, विक्रांत है या हिमगिरी है? कमाल की बात यह है, दिसंबर 25 में ट्रायल के बेसिस पर यह आया था। दिसंबर 25 में किस पर आया था? ट्रायल बेसिस पर यह आया था। इसका जो नाम रखा गया है, वो नाम इसका क्या रखा गया है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या नाम इसका रखा? देखो, INS विशाल इसका नाम। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम विशाल हो सकता है, तो अब मान लेना आपके नाम पर यहाँ पर INS बन रहा है, जो नया होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा। ठीक है, चलिए, कमाल की बात, यहाँ पर INS विशाल देखने को मिल जाएगी। INS विक्रांत, सर यह स्वदेशी तो था, पहला स्वदेशी INS विक्रांत था, उसने काम भी किया था, बट अभी इसको क्या कर दिया गया? डीकमीशन इसको कर दिया गया है। ठीक है, और कमाल की बात करते हैं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? बाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, राइट? कमाल की बात हुई। 6वें नंबर का प्रश्न ये रहा, इंडिया की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल यह कहां पर बनाया जाना है? भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क व रेल सुरंग किसके लिए बनाई जाने वाली है? जैसे इसको याद रखेंगे, जैसे आपकी दो नाक हैं आपकी दो नाकें हैं, इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि ये भी ट्विन ट्यूब होती हैं। क्यों इनको ट्विन ट्यूब क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का कारण है कि भाई साहब, क्योंकि दो होती हैं और बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली सेम भी देखने को मिलती हैं। अगर आप इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो एक में चला लो आप ट्रेन, एक में चला लो आप क्या, एक में चल रही है ट्रेन और एक में चल रही है बस, तो यह आपकी बन रही है असम के अंतर्गत। नदी कौन सी है? सर नदी आपको असम में देखने को मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिल जाएगी नदी, और करेक्ट आंसर है असम है। यह सुरंग NH15 पर बनेगी और NH 715 पर बनेगी। ठीक है, NH15 और NH जो नेशनल हाईवे 15 है वो इससे इंपैक्ट हो, नेशनल हाईवे 715 इससे इंपैक्ट होगा, नेशनल हाईवे 715 इससे इंपैक्ट होगा, ये दोनों के दोनों इस पर इंपैक्ट होंगे। अच्छा, आसाम के, अच्छा इसकी लागत कितनी है, किलोमीटर कितने? सब 15.79 इसके किलोमीटर है, 15.79 किलोमीटर तक ये काम करने वाला है। और कमाल की बात, ये छोड़ो, कुछ नहीं रखा, इन बातों में खुरपे आ जाएंगे हाथों में। 18,662 आपको देखने को मिल जाएंगे, 18,662 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगला सवाल 7वें नंबर का है, दिसंबर 25 में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द 19 G20 समिट हेल्ड इन दिसंबर 2025? बताइए। देखो बच्चे, अगर कोई बच्चा पोल में नहीं आना चाहता कि नहीं सर हमें पोल नहीं चाहिए, तो बेटा कम से कम 15 क्वेश्चन तक पोल आएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे पोल ना कराएं। ठीक है, बट ये आएगा। रीजन क्या है? आपके लिए मैं अच्छी चीजें कराना चाहता हूँ, ये नया इनोवेशन है। हम वो शिक्षक बने हैं पहले भी, ठीक है, पहले तो हम ग्लोबल टीचर में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, कमाल की बात है। ठीक है, और अभी वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है कि आप लोगों के लिए जितना हो सके यूट्यूब पर ही डिजिटलाइजेशन लेके आया जा रहा है। अगर मैं बात करती है G20 समिट जो 19वें नंबर की दिसंबर 25 में हुई थी, ये समिट आपकी कौन सी हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। बताइए किस जगह पर आपको ये देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं यह समिट आपको कहां देखने को मिली, सर बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यह समिट आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी, राइट? G20 ब्राजील में देखने को मिलेगी। कौन सी? सर जो आपकी G20 समिट थी दिसंबर 25 वाली, ब्राजील में, सबकी सब ब्राजील में देखने को मिलेगी। और एक न्याय संगत दुनिया और एक सतत ग्रह का निर्माण, थीम क्या थी सर? एक न्याय संगत दुनिया, जस्टिकेबल वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द प्लेनेट, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, ग्लोबल अलायंस और हंगर एंड पॉवर्टी की शुरुआत यहीं से की गई है, उसको भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो अगले कहां पे होगी, बात को समझिए। 2026 में कहां पर होगी? 2026 में सर ये साउथ अफ्रीका में होगी, 2026 में साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा 8वें नंबर का सवाल, आर्टेमिस 3 मिशन जो दिसंबर 25 से चर्चाओं में रहा है, आर्टेमिस जो मिशन है जो चर्चाओं में रहा है, इसके बारे में बताइए किसका मिशन है? बहुत आसान हो जाएगा। आर्टेमिस मिशन जो है मेरे लाल ये नासा का है। किसका है सर? नासा का है, मतलब नशा नहीं करता और नासा का, याद रखेंगे, मजा आ गया। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं। यह मिशन जो है
50 से अधिक वर्षों के बाद मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर वापस लेके जाएगा आर्टेमिस मिशन। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बेहतरीन। दूसरा पूछा जा रहा है, मंगल पर मानव बस्ती बसाना, एस्टैब्लिशिंग ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मार्स। नहीं सर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवों पर मनुष्य को उतारना। मैंने बताया जो आर्टेमिस मिशन है वो चंद्रमा के लिए है, तो साउथ में यहां पर उतारना है। मिशन के लिए स्पेस एक्स स्टारशिप को लैंडर के रूप में यूज किया जाएगा। स्पेस एक्स का स्टारशिप जो होगा लैंडर होगा। इसमें लैंडर क्या है, लैंडर कौन सा होगा, स्पेस एक्स का स्टारशिप। स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है वो होगा, स्टारशिप जो होगा वो एक लैंडर की भांति यहां पर काम करेगा। मेरे ख्याल से आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा, साई एंड बुद्ध इंडिया एआई समिट के अंतर्गत आए थे, तो पूछा जाएगा इसका शुभारंभ किसने किया। भारत मंडपम में आयोजित था, इसका शुभारंभ कौन किया। अनुपम के साथ आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। ये एग्जाम सिटी के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने गया था, गलती से इसका राशन कार्ड डाउनलोड हो गया। तो काफी कमाल के खिलाड़ी हैं ये। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसमें सही जवाब आपका क्या होना चाहिए, बात को बताते हैं। सर यह जेपी नड्डा होंगे। कौन होंगे मेरे लाल, ये जेपी नड्डा आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट वुड बी जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा आपको देखने को मिलेंगे। और अश्वनी वैष्णव जो है यहाँ पर, जैसे अश्वनी वैष्णव की बात करूं, वर्तमान में इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनके पास है, जयशंकर विदेश मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी सारे मंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। जेपी नड्डा आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये हमारे वर्तमान में है, हेल्थ मिनिस्टर है। करेक्ट आंसर डी होगा। नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करिए। सूर्य किरण एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, युद्ध अभ्यास किसके साथ, और संप्रति किसके साथ करते हैं। ये पूछा गया है कौन कौन सा सही सुमेलित है। सूर्य किरण एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, ये सवाल आपके सामने है। और कमाल की बात बताएंगे, सूर्य किरण एक्सरसाइज आपको किसके साथ देखने को मिल जाएगी। सच बताएं, ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसके अंतर्गत आप समझिएगा पहली दूसरी तीसरी तीनों ही सही है। सूर्य किरण नेपाल, युद्ध अभ्यास अमेरिका और संप्रति बांग्लादेश। संप्रति 10 हुई है इस बार। तो ये तीनों की तीनों जो है ये करेक्टली मैच आपके हो जाएंगे। ठीक है, करेक्टली मैच आपके हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा करेक्टली मैच है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अनमैच है, तीनों ही करेक्ट है, परफेक्टली मैच है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, क्वाड शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करिए। क्वाड शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करिए। इसकी मेजबानी दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के द्वारा की गई थी। सम्मेलन में इसे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करना, इसकी सहमति ये बनाई गई थी कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। क्वाड ग्रुप है, हम बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलो बात को सुनिए। पहली बात, क्वाड ग्रुप में कौन कौन आता है। ठीक है, 9 का ए होगा, बच्चों का कैसा 9 का ए होगा, 9 का नहीं, 9 का क्या होगा, इसके शुभारंभ जेपी नड्डा ने ही किए। ये जगत प्रकाश नड्डा चीफ गेस्ट है ऑडिटोरियम में, फोटो भी इसमें लगा हुआ है। ये नड्डा साहब है अपने, नड्डा साहब फोटो में बयान लाग रहे से, ठीक से लियो फिर आकाशवाणी तक अगली आवाज। करेक्ट सवाल क्या होगा, क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 कंट्रीज हैं। दोनों ही इसके अंदर सही जवाब होंगे, क्योंकि भाई इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करना इन्हीं का था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, मजा आ गया। 12वें नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। स्वर्ण शक्ति स्कीम जो रिलेट करती है वो किससे रिलेट करती है। ठीक है, चलो क्या रखें, परीक्षा के दिन अगर पेट खराब हो जाए तो क्या होगा, फिर वही होगा जो मंजूर पेट होगा। बट मैं फिर भी चाहूंगा कि आप अपना पेट परीक्षा के दिन खराब ना करें, क्योंकि परीक्षा के दौरान तो वो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। आप खुद समझ के देखिए। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। सर स्वर्ण शक्ति योजना है, यह किससे रिलेट करेगी, इसके बारे में बात करते हैं। स्वर्ण शक्ति योजना, ठीक है, चलिए मैं बता चुका हूं, हेल्थ मिनिस्ट्री है तो क्या हुआ, इसकी योजना तो लॉन्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसका जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी को प्राप्त करना है। हमारा प्रोजेक्ट का काम है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी हमें अचीव करना है, ये हमारा लक्ष्य है। बट अगर मैं सूत्रों की मानूं तो 2026 में ही दुनिया खत्म है, तो उससे पहले आप दरोगा बन जाए, इससे पहले की दुनिया खत्म है। ठीक है, दूसरा है, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। सर ये रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पैनल्स की बात करेगा, इसलिए इसको स्वर्ण शक्ति कहा गया है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ज्वेलरी से रिलेट करेगा, बिल्कुल नहीं है। अब अगले सवाल के लिए पोल आपके सामने ढई धप्पा, पोल आपको नहीं मिलेगा, कारण है कि छात्रों की डिमांड पोल के लिए नहीं है।
हाँ, अगर आप चाहते हैं पोल मिले तो भी बता दो भाई, अगर आपको पोल चाहिए तो वो भी बता दो। ठीक है, राम राम भाई, राम राम। 13वां सवाल, वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेचुरल काउ कल्चर म्यूजियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति जो संस्थान है वो कहां पर खोला गया है? सर ये यूपी के अंतर्गत खोला जा रहा है। कहां खोला जा रहा है? यूपी के अंतर्गत यह खोला जा रहा है, बट किस जगह? वाराणसी में, मथुरा में, जयपुर में या अहमदाबाद में? पहले ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए, यहां तो ये नहीं खुलेगा। अब है गौ संस्कृति संग्रहालय है, यानी गायों को किस प्रकार से अभी तक भविष्य में यूज किया गया है उस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बारे में बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर बताइए। ये लीजिए आपके सामने पोल भी आ गया। मेजरली लोगों का अगर कहना है कि सर मथुरा करेक्ट आंसर है, तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला? जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, ऐसा कॉल मार्क्स भी कहते थे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 14वां, पोल के साथ आंसर बताइए। दिसंबर 25 में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया? अभी रिसेंटली एक तूफान आया, आया आया तूफान, भागा भागा से था। नाम बताइए। अगर हम बात करते हैं, हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी करा। ठीक है, तो इसके बारे में सही सवाल की बात करते हैं। करेक्ट सवाल क्या होगा सर? फेंगल करके जो साइक्लोन था, चक्रवात फेंगल है, यह आपका आया था। इसके लिए आईएमडी की स्थापना 1875 में होती है। ठीक है, 1875 में आपको देखने को मिलती है। सर 1875 में आईएमडी बनता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसी ने इसको यहाँ पर बनाया है। उसी ने कहा है कि इसका नाम इस प्रकार से रहेगा। बहुत भारी वर्षा आपके यहाँ पर पड़ी, राइट? परफेक्ट आंसर है, बात समझ में आई, अद्भुत। तकरीबन 33% बच्चे इसमें सही जवाब भी दे पाए। 71% बच्चे सही जवाब दे के आ रहे थे, तेज को कह रहे थे। इतना तेज मारूंगा ना, समझ में ना आने की। 15वां सवाल आप बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 25 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के तौर पर मनाया जाना है? सर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर 2025 को, क्या कहकर मनाया जा रहा है? अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के लिए पोल के साथ, 15 नंबर के सवाल को दिया गया है, पहले इसका आंसर बताइए। दूसरा, अभी क्या हुआ, मैं तो भैया रास्ते से जा रहा था और जनवरी 2026 का फंक्शन देख रहा था। 26 जनवरी 2026 के फंक्शन के अंदर एक घोषणा की गई। फंक्शन में घोषणा हुई, क्या हुई? घोषणा आपकी होती है, और घोषणा के अनुसार कहा गया कि मध्य प्रदेश 2026 को, मध्य प्रदेश 2026 को किसका वर्ष मनाएगा? मनाएगा इन्होंने लिखा। तो इसका सही जवाब बताइए। अगर हम बात करते हैं, ये ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वर्ष इस बार होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दिस इज ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। कहा गया कि यह अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसका काम होगा ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करना, ग्लेशियर्स का प्रिजर्वेशन करना। अच्छा, ग्लेशियर्स का निक्षेपण क्या कहलाता है? 52% बच्चे इसमें इसको कलेक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। 52% बच्चे पहले ही रेस में हार चुके हैं, समझ रहे हो? तो यहां कोई मतलब ही नहीं बचता। ठीक है, करेक्ट आंसर है बच्चे, ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसको चुना गया है। अच्छा, ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर के निक्षेपण को क्या कहते हैं? यानी ग्लेशियर अपने साथ बहुत सारे निक्षेप बहाकर लेकर आते हैं, उस निक्षेपण को क्या कहा जाता है? सर ग्लेशियर के निक्षेपण को एक विशेष नाम दिया जाता है, और उस निक्षेपण का नाम क्या होता है दादा? सर ग्लेशियर के निक्षेपण का नाम होता है, मिट्टी होती है उसको बोलते हैं करेवा। करेवा में केसर बहुत अच्छा होता है, करेवा में केसर बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने पूछा था कि एमपी ने क्या घोषणा करी। एमपी ने कहा कि अब की बार हम पंचायती राज के तौर पर इसको मनाएंगे, पंचायती राज। एमपी 2026 को पंचायती राज वर्ष के तौर पर मनाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तौर पर मनाएगा। तुक्का मारिए, प्रैक्टिस करिए। आपके समक्ष अगला सवाल, 36वां सवाल है, बताएं किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत करी है? बताइए। स्त्री सुरक्षा योजना, इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई भी महिला है, कंप्लीट गाइड है एप्लीकेशन के लिए, जो है केरला की है स्त्री सुरक्षा योजना। इसमें मैंने ये आंसर बता दिया है, और इसमें चलो आंसर बताने के बाद देख लेते हैं पोल में कितने लोग हैं जो अभी ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए हम बात कर लेते हैं। बेटा केरला होगा इसमें, केरला इसमें हो, ठीक, केरला इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं, पोल को हटा दिया जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा,
47% बच्चे टीप गए थे तब। डिजिटल इंडिया एक्ट 2025, आपने सुना होगा कि जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं मोदी जी के खिलाफ अपना फन नहीं उठा सकते। अनुपम, अब तुम्हें मैं बताऊं क्या, अभी मुझे हंसी क्यों आई? अनुपम, तुम समझ सकते हो मेरी बात को कि अभी के द्वारा ये कहा गया कि आराम से करा लो, पोल वोल रहने दो। अब मैं बताऊं अनुपम क्या करूं? ठीक है, देखो अब बात को समझिएगा। आपके समक्ष ये प्रश्न फेंक के मारे गए, इनको हम देखते हैं। पहला, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का स्थान लेगा। कहा जा रहा है कि जो आईटी एक्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के लिए नई कानूनी ढांचे तैयार करना। इसमें यह भी कहा गया है कि यूट्यूब के ऊपर जितने, ठीक है, इधर उधर के लोग आ जाते हैं, कुछ भी फेक वीडियो बना देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते भी होंगे। फेक वीडियो से मुझे बहुत सारे लोग एकदम से याद आ जाते हैं, ठीक है, और इसलिए याद आ जाता है क्योंकि छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहा है। अब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, खेवड़े हाथ से इस क्लास का आंसर देते हुए बताएंगे आप इसमें दोनों ही प्रश्न सही हैं क्या? देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या इसके अंतर्गत हम दोनों को ही सही मान लें, तो इसमें आप याद रखेंगे जी हाँ, आप दोनों को ही सही मान लीजिए। उपयोगकर्ता के अधिकारियों पर भी इसमें जोर दिया जा रहा है। लीजिए, 18वें नंबर का प्रश्न ये रहा, विष्णु सेतु रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं दिसंबर 25 में। इंडिया साइन द विष्णु सेतु डिफेंस डील। तो विष्णु सेतु डिफेंस डील किसके साथ की जा रही है, इसके बारे में आपको बताना है। सर, ये पनडुब्बी रोधी तकनीक के लिए है और साथ में यह मिसाइल प्रणाली के लिए है। ये मिसाइल प्रणाली भी है, पनडुब्बी रोधी तकनीक भी है, और यह किसके साथ इसमें हमने डील करी है? डील हमने उन्हीं के साथ करी है। पोल के साथ आंसर बताते हुए बताएंगे कि लाडले डील करी मैंने उनके साथ जिनका नाम देखने को आपको मिलता फ्रांस भाई जी। ये बात से है, फ्रांस करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रांस के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को यहाँ लपेटा वपेटा तो नहीं है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है यार, तुम तो अनुपम अच्छे आदमी निकले, तुम बढ़िया निकले। कोई नहीं, आपको विवाह में अलग से आमंत्रण मिलेगा। विष्णु सेतु डिफेंस डील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक बात है, अद्भुत बात। अबे रूस नहीं है, इतना मारूंगा रूस कहने वालों, जूस पिल जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है फ्रांस के साथ। हाल ही में समाचारों में देखा गया सागरिका 2 क्या है। सागरिका के बारे में बताएंगे, रिसेंटली चर्चाओं में था सागरिका क्या है। बहुत बार पूछा जाएगा कि सागरिका के बारे में बताइए, सागरिका क्या है। सर, यह है आपकी क्या है, पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल एसएलबीएम। इसको एसएलबीएम कहा गया है। अब एसएलबीएम के बारे में आप बताएंगे, एसएलबीएम कहा गया है, इसके पीछे का पूरा कारण बता। पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल है? सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या ये न्यूक्लियर कैपेबल होगी? बेटा, पनडुब्बी से जब कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो न्यूक्लियर कैपेबल ही होता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसमें याद रखना कि एसएलबीएम जितने भी होंगे वो इसीलिए काम करते हैं। बात आई समझ में? मजा आ गई? क्या ये समुद्र की नहीं मछली है? नहीं सर, सागरिका क्या है, ये एक एसएलबीएम है। ये एक एसएलबीएम है और ये इंडिजीनियस होगी। क्या होगी? ये भारत के द्वारा स्वयं विकसित होगी। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, आपको यहाँ देखने को मिलेगा सवाल का जवाब। यह रहा 20वें नंबर का प्रश्न आपकी तरफ फेंका गया है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 25 किसको चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना गया है? ठीक है, बताइए बगैर परेशानी के। देखो, अगर हम बात करते हैं 2024 में तो टेलर स्विफ्ट देखने को मिले थे। टेलर स्विफ्ट आपको देखने को मिले थे 2024 में, लेकिन मैं 2025 की बात कर रहा हूं। टाइम्स मैगजीन के अंतर्गत जो पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं वो किसको चुना गया है? इसमें अच्छे अच्छे लोगों के रास्ते लग गए हैं, क्योंकि टाइम्स मैगजीन के बारे में बता पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, फटाफट बताइए कि इसके अंदर पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में पूछा जा रहा है कि टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट से बताएं। चलिए, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीजें, जैसे लोगों का कहना है सैम एल टू भाई इसके अंदर करेक्ट आंसर है। देखो, करेक्ट आंसर इसमें क्या है,
ये सही है कि सैम ऑल्टमैन इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। कारण क्या सैम ऑल्टमैन का करेक्ट आंसर होने का? क्योंकि इस बार जो अवार्ड मिला है वो आर्किटेक्ट ऑफ एआई को मिला है। ठीक है, ये आर्किटेक्ट ऑफ एआई को, आर्किटेक्ट ऑफ एआई जो संस्था है इसमें मिला है, और आर्किटेक्ट ऑफ एआई संस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है, ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर इसमें सैम ऑल्टमैन का ही होगा। बट हम आर्किटेक्ट ऑफ एआई को यहाँ पर चयनित करेंगे। टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट ऑफ एआई को चुना गया है। करेक्ट आंसर आर्किटेक्ट ऑफ एआई होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति के बारे में बताएं। इंडिया की रैंक भी बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिए और बताइए। इंडिया सीरियस कैटेगरी में ही रहा। भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी है? बिल्कुल नहीं है। भारत सूचकांक में शीर्ष टॉप 10 में है। क्या मतलब है? ये मूर्खता भरी बात होगी अगर आप टॉप 10 में इसका नाम कहना चाहेंगे। वास्तविकता में अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया की रैंकिंग कैसी है, क्या कुछ रहा है, क्या इसमें रहा, नेपाल बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से बेहतर दिखाई गई है। एंड इंडिया की रैंक आखिरकार इसमें थी क्या, वो भी मुझे बताएं कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया। विजेता बेटा बताओ इस बार। देखो इंडिया अभी भी गंभीर कैटेगरी में है। इंडिया अभी भी गंभीर कैटेगरी में, पहले नंबर पर बेलारूस। इंडिया की स्थिति खराब देखने को मिल रही है। 102 इंडिया की रैंक इसमें देखने को मिली। पहले 105 थी, अब 102 हो गई है। अभी भी लेकिन हम सीरियस कैटेगरी में हैं। सीरियस कैटेगरी में रैंक रही है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाथ नगरी से प्रणाम कर रहा है छोरा बरेली का। डीप ओशन मिशन के तहत मत्स्य 6000 जो आपका समरसेबल के संदर्भ में, सबमरीन के संबंध में बताना है आपको। समरसेबल डेवलप्ड है नहीं जी। विद रेफरेंस टू द मत्स्य 6000 सबमर्सिबल डेवलप्ड अंडर द डीप ओशन मिशन कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबमर्सिबल मिशन के बारे में आप बताएंगे सही जवाब क्या। देखिए अच्छे अच्छे लोगों के रास्ते लग गए हैं। सवाल का पोल आपके सामने है, इसमें बताइए, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए काफी टाइम रहेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से आपका रहेगा, वो देख लीजिए आपका क्या रहेगा आंसर। देखिए बात करें पहला, इसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी NIOAT के द्वारा बनाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई ने इसको बनाया। कमाल की बात है चेन्नई ने ही इसको बनाया है। ये 3 मनुष्य को समुद्र में 6000 की मीटर ऊंचाई तक ले जाने के लिए संभव है। सर याद रखना 6000 है, एक आदमी के जाने के 2000 लगते हैं, तो 6000 से 3 लोग आए। क्या बात। इसका उद्देश्य कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल जैसे दुर्लभ खनिजों का अन्वेषण करना। देखना है कि समुद्र के तलछटी से हम जो आपकी निकल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, इनको हम समुद्र की तलछटी से लेके आ पाए। कमाल की बात है। करेक्ट आंसर इसमें तीनों ही होगा। अगला प्रश्न 23वां आपके सामने है। मैत्री ऊर्जा पाइपलाइन हमने किसके साथ जोड़ दी है कि तेरे दिल से मेरे दिल की पाइपलाइन जुड़ चुकी है, लेकिन मैत्री के बारे में पूछा जाए तो ये कहां की पाइपलाइन, क्या इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर रखी गई है, 130 किलोमीटर रखी गई है। और पोल जिस हिसाब से छाती पर फेंक के मारा गया है, इस पोल के बारे में भी आप बताएंगे। हरियाणा से राम राम करता हुआ एक युवा छात्र, नाम मोटिवेशनल। मैं बात बताता हूं सर, अगर हम बात करें ये नुमालीगढ़ से शुरू होगा और पारवजीपुर तक जाएगा। नुमालीगढ़ से पारवजीपुर, हाथों में नुमालीगढ़ जाएगा पारवजीपुर तक, पारवजीपुर तक जाएगा, पारवजीपुर तक जाएगा। कमाल की बात है। हम मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं सर? बांग्लादेश के साथ। तो मेरे लाल अकल के दुश्मन बन कह रहे हो तुम। करेक्ट आंसर बांग्लादेश ही होगा ना। तो देसी देसी बांग्लादेशी करेक्ट आंसर है। नुमालीगढ़ यह बांग्लादेश में नहीं है, ये असम में है। मैं कसम खा के कहता हूं ये असम में है, और ये BANGLA बांग्ला में है। तो आमचो बांग्ला मनुष्य रे, याद रखने का ये। ठीक है, सवाल का जवाब मात्र ही 27% छात्र दे पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 24वें नंबर का आपके सामने है। मिशन कर्मयोगी के हालिया मूल्यांकन के अनुसार इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मिशन कर्मयोगी सवाल बहुत जरूरी है, इसके लिए पोल आ चुका है। वैसे तो मैं बोल रहा था कोई नहीं, बट आ चुका है पोल। मिशन कर्मयोगी क्यों है? अगर मैं बात करता हूं NPC SCB के द्वारा लेकर आया गया, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज, उल्टा लिख दिया ना, सिविल सर्विसेज, सर्विसेज कैपिटल बिल्डिंग। राइट, इसके लिए यह बनाया गया था। राइट,
कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्जैक्टली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था। इससे क्या होता है कि सर इसमें सिविल सेवा को अधिक पारदर्शी बनाना है और इसको बहुत अधिक डिजिटल क्रिएटिव बनाने की कोशिश है। गेम ऑफ थ्रोन देखा है? कोई बात नहीं बेटा, आई गॉट प्लेटफॉर्म भी इसी के माध्यम से बना है। आई गॉट प्लेटफॉर्म भी इसी के माध्यम से बना है। आई गॉट प्लेटफॉर्म भी किसके माध्यम से बना है? इसी के माध्यम से बना है। और करेक्ट प्रश्न का जवाब इसमें बी ही होगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए, करेक्ट आंसर बी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सक्षम नहीं, सर ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है, ताकि उनकी स्किल्स को और डेवलप किया जा सके, उसके लिए आपका ये था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 25वें नंबर का सवाल है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की दिसंबर 25 की ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉस्ट की लिविंग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा? जहां रहने में लोगों के पंखे के साथ साथ जेब भी फट जाएंगी, वो कौन सी जगह दी गई है, बताइए। अगर हम बात करें 55% छात्र पीछे सही सवाल का जवाब दे पाए थे। यहां पोल की जरूरत इस सवाल में नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर की ही बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल में पोल आएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, लोगों को लगता है कि सबसे महंगा शहर सिंगापुर है। लोगों को लगता है सबसे महंगा शहर सिंगापुर है, बेटा ज्यूरिक है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड सबसे महंगा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड सबसे महंगा है। दूसरा जेनेवा रहे, दूसरा जेनेवा रहे। इंडिया तो इसमें आसपास भी नहीं, कमाल की बात। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बढ़िया यार। लाइक भी कर दीजिए क्लास को। पोल लगाने में हमारे यहाँ पंखे फट जा रहे हैं, तुम तब भी लाइक नहीं कर रहे हो, कितने गलत आदमी। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 25 में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की प्रक्रिया पूरी की है? एक काल्पनिक लेकिन उच्च स्तरीय परीक्षा है तो संभावित प्रश्न है। ठीक है, याद रखना। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि किस परीक्षा के लिए जरूरी है, बट ये सभी परीक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम सही जवाब की बात करते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल इसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा, क्या होगा सर? बुल्गारिया बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि इस पे वो काम कर पाए, बुल्गारिया ने अभी रिसेंटली है घोषणा कर दी है। क्रोएशिया 2023 में ऑलरेडी शामिल हो चुका था। क्रोएशिया जो था, क्रोएशिया 2023 में आया था, अभी बुल्गारिया आया है। लास्ट कंट्री कौन था? लास्ट यानी प्रीवियस कौन था? क्रोएशिया था, क्रोएशिया था, क्रोएशिया, क्रोएशिया था 2023 में आया था। अभी 2025 में कौन आया? बुल्गारिया आ चुका है। क्या बात है। 27वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को सूचित करिए। आपका सवाल है, आपका 28वें नंबर का प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने सवाल है, भेजा गया है, इसके बारे में बताओ। बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो हम बात करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। निसार क्या है? एक रडार इमेजिंग है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो रडार इमेजिंग होगी। ठीक है, लूसी क्या है? लूसी आपने देखा होगा कि लूसी बेसिकली क्या है। लूसी सर एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड है। यूरोपा क्लिपर कौन है? ये बृहस्पति का चंद्रमा है, अभी चर्चाओं में रहा था यूरोपा। यूरोपा पे बादल पाए गए, करेक्ट आंसर बी हो। क्या बात है सर। 29वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट आकाशवाणी की सशस्त्र बल की संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण से संबंधित है। अभी प्रोजेक्ट आकाशवाणी आपने देखा, ये किससे रिलेट करेगा? प्रोजेक्ट आकाशवाणी, सर आकाश में से आवाज आई और ये आकाशवाणी किससे रिलेट करेगा, बताइए क्या आकाशवाणी के बारे में बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, उसके बारे में बताइए। आकाशवाणी किसके लिए? सर आकाशवाणी जो था एक तरीके से देखा जाए तो यह आपकी संचार क्षमताओं के लिए, ताकि संचार की क्षमताओं को बेहतर किया जा सके। ठीक है, चलो। और अगर हम बात करते हैं, इसका काम क्या था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी जो बाउंड्री से लग रहे क्षेत्र हैं, इनको रियल टाइम में डेटा का ट्रांसफर हो पाए और सुरक्षित संचार सुनिश्चित किया जा सके, टैप ना कर ले कोई हमारी लाइन को, इसलिए इसको बनाया गया था। इसमें रेडियो रिले और आप कह सकते हैं सिक्योर वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने थे आत्मनिर्भर भारत के तहत। बेटा आर्मी ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कभी नहीं हार। क्या बात है सर, तुम सब गुंजिया खा खा के फैलते जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग को भी फैलाओ, है जी। याद रखना, करेक्ट है आकाशवाणी।
अगला सवाल है 30वें नंबर का सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2026 के अपडेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, कमाल की बात है, सही है। भारत की जीडीपी विकास जो है आप देखेंगे 6.5 से बढ़कर 6.8 इन्होंने कर दी। पहले हमारे जो जीडीपी डेवलपमेंट को बताया जा रहा था कि वो 6.5 होगा, बट अभी इसको बढ़ा के 6.8 कर दिया गया है। बता सर, अच्छे अच्छे बच्चों की यहाँ पर आपने सुना होगा वो गनी भाई का डायलॉग आपने सुना होगा, ऐसे करके बोलता है गनी भाई, सुना है गनी भाई? खैर कोई नहीं, याद रखना ये वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता, ये आईएमएफ जारी करता है, एक दूसरे की जुड़वा संस्था है। तो इकोनॉमिक रिपोर्ट आउटलुक को जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। जनवरी 26 में अपडेट होता है और कहा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत। भारत सिस्टम के साथ साथ पंजे फाड़ रही है और सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर अगर पूछा जाए सॉफ्ट पावर इंडेक्स में रैंक कितनी? 32। सॉफ्ट पावर इंडेक्स में रैंक कितनी है इंडिया की? 32वीं है। और यहां आईएमएफ जारी करता है, तो केवल दूसरा कथन इसमें सही है। वाकई में इंडिया की जो डेवलपमेंट रेट है पहले 6.5 थी, अब बढ़ा के 6.8 कर दी गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अद्भुत सवालों के साथ जवाब देते हुए अगला प्रश्न आपकी छाती पर ये रहा, 31वां सवाल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जनवरी 26 में किन नए अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल शुरू हुआ है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है वो समझिए। सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है? 5 स्थायी मेंबर्स रहते हैं, 10 अस्थायी रहते हैं, याद रखेंगे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रहता है। हवा में प्रणाम कर रहा है बच्चा, यार तेरा प्रणाम मैं 3 बार दे चुका हूँ, क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, फिलहाल में मेरे जिस हिसाब की बुद्धि में दर्द हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वर्तमान में मुझे FEEVER है, मुझे ठीक ठाक लेवल का है वो भी, उसके बावजूद भी मैं क्लास अगर आपकी ले रहा हूँ तो कमाल की बात। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात जरूर बताना चाहूंगा, अभी पोलो को कुछ देर के लिए रोका जाए, ठीक है, मेरी बात को समझना। हुआ क्या कि जब ये क्लास मैंने स्टार्ट करी तो ये क्लास में इशू आ गया। मैं तुम्हें रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। तो एक तो मैं पहले से ही परेशान था, रोज इशू नहीं आता क्लास में, आज ही इशू आया। आज मैं बुखार था तो ये इशू भी आ गया। तो अब यहाँ पे मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं क्लास को बंद करके ये कह दूं कि मेरी तबीयत खराब है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए और मेहनत नहीं कर सकता, कल कर। दूसरा ये था कि मैंने अपने आप को समेटा, क्योंकि मैं बिखर गया था, अपने आप को समेटा, फिर चुपकाया, फिर ऐसे करा 2 बार और मैंने कहा ठीक है जो होगी देखी जाएगी, स्टार्ट करते हैं क्लास। फिर मैंने क्लास को स्टार्ट करा, इनोवेशन नया पोल भी आपको कराया। तो जब जब आप नीचे गिरे दोबारा उठे और बल के साथ प्रयास करें, तो ही जीवन आपका बेहतर होगा। अब इसमें समझिएगा कौन कौन से कंट्रीज इसमें आए हैं। सर, पाकिस्तान, पनामा और डेनमार्क को अभी रिसेंटली शामिल किया गया। पाकिस्तान, पनामा और डेनमार्क को रिसेंटली यहाँ पर शामिल किया गया। इसके अलावा ग्रीस और सोमालिया भी है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीस और सोमालिया भी यहाँ पर है। ग्रीस और सोमालिया भी यहाँ पर है। अगर मैं बात बताता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, इसके अंदर 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, परमानेंट होते हैं। 10 मेंबर इसके अंतर्गत होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट। इनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है? 2 इयर्स तक इनका टेन्योर होता है। इंडिया का लास्ट टेन्योर 2021 और 22 था, 2021 और 22 इसमें लास्ट टेन्योर देखने को मिला। ठीक है, मजा आया, बहुत बढ़िया। मीटिंग इनकी कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो मीटिंग हुई थी मेरे लाल, वह मीटिंग जून 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ियो यादव जी। 32वें नंबर का प्रश्न है, आर्टेमिस 3rd मिशन हाल ही में चर्चाओं में था, क्या था? सर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर इंसानों को उतारना नासा का काम है। आर्टेमिस मिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आइस और वाटर की उपस्थिति के कारण ये महत्वपूर्ण है कि हम वहां जाएं और जाके देखें। ठीक है, याद रखिएगा। अरे अजू कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? सिंगापुर है, दिमाग लगाना ही नहीं है। इंडिया की रैंक कितनी है? 75 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। 34वें नंबर का प्रश्न है, एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स में दिया जाता है। मशक इस बार का जो था काशीवारा को दिया था, काशीवारा को मिला था इस बार का। पृथ्वीर अवार्ड साहित्य में दिया जाता है और बुकर प्राइज वास्तुकला में दिया जाता है। यह आपका किस में दिया जाता है? वास्तुकला में यह आपका दिया जाता है। इन सभी प्रकार के सवालों को आप याद रखेंगे, मुझे लगता नहीं है कि आप इसमें कोई भी समस्या रखेंगे या दिक्कत आपको आए। बुकर प्राइज केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। बुकर किसके लिए दिया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए।
ठीक है चलिए। ओफो, क्लास में एक महिला, आपको इलाज की जरूरत है। ठीक है चलिए, करेक्ट आंसर है इसके अंतर्गत बेटा बुकर का तीसरे का पहला किसमें? केवल डी ही इसका आंसर आपका हो सकता है, क्योंकि बुकर प्राइज वास्तु, अरे हद तेरी की क्या कर दिया मैंने, प्रित्जर उल्टा लगा दिया है मैंने। रुको रुको बेटा, उल्टा लगा दिया है। पहला चाहिए एबल मैथ का होगा, प्रित्जर वास्तुकला का, बुकर साहित्य का। तीन का तीन होना चाहिए, दो ऑप्शन है, ए करेक्ट होगा। अब दो ऑप्शन है, ए करेक्ट होगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, छाती फूलता हुआ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 26 के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी कौन करता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसके बारे में बताइए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी देखने को मिलती है? इंडिया रैंक इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताएंगे। इंडिया रैंक इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बताइए। मैं अपने कॉपी पेस्ट से खुश हूं, मुझे कोई बात ना करनी। अद्भुत बात है, जीवन में ऐसे ही खुश रहिए जैसे अनुपम खुश है। ठीक है, इंडिया रैंक इन ग्लोबल रिस्क। अब हम बात करते हैं इसको जारी कौन करता है। देखो, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में इस बार मेजर जो रिस्क थे वो क्या? मेजर रिस्क ये था कि मिस इन्फॉर्मेशन, फर्जी वीडियोस बनाया जाए, ये सबसे बड़ा रिस्क है जीवन में। मिस इन्फॉर्मेशन इसमें सबसे बड़ा रिस्क है, मिस इन्फॉर्मेशन ये सबसे बड़ा रिस्क है। और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एआई भी सबसे बड़ा, एआई जो है एआई भी सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, इसमें कहा गया था। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि ये तो सबसे बड़ा रिस्क है ही, दूसरों के पास तक गलत इन्फॉर्मेशन भेजा ना, ये तो रिस्क है ही। ठीक है चलिए, तो इसमें आप बताएंगे कि इंडिया की रैंक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कितनी थी। इंडिया रैंक इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट डावोस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। फटाफट बताएंगे बगैर परेशानी के। बताएं बेटा, बताइए 2025 में कितनी थी? 2025 में 10 थी, अभी 9 है। 21 नहीं है मेरे लाल, 9th है। इंडिया इज एट 9th, इंडिया 9वें नंबर पे है। और 9वें नंबर यानी बहुत प्रभावित है, इंडिया में बहुत अधिक रिस्क है, इंडिया में बहुत अधिक रिस्क है। ठीक है चलिए, आगे बात करते हैं। तीसरा सवाल, हाल ही में किस देश के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस को जोड़ने की बात कही गई है? कहा गया कि अभी रिसेंटली यूपीआई किसके साथ जुड़ेगा और काम को बढ़ाएगा। 21 नहीं है, 21 है। देखिए बच्चे, 21 जो है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में नहीं, 21 एनवायरमेंट में है, एनवायरमेंट रिस्क रिपोर्ट है, रिस्क रिपोर्ट है बेटा। ये एनवायरमेंट की रिस्क रिपोर्ट नहीं थी, वो एनवायरमेंट की रिस्क रिपोर्ट में इंडिया 21वें नंबर पे है, कि पर्यावरण के हिसाब से खतरा इंडिया को 21वें नंबर पे है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि किसने कहा है कि हम रिसेंटली यूपीआई को अपनाने वाले हैं, बेटा जनवरी 2026 में ये सब कह चुके हैं। मालदीव, पेरू, इंडोनेशिया, श्रीलंका, श्रीलंका भी कह चुका है, कह रहा है कि मॉरिशस भी कह चुका है, ये भी क्लियर कह रहा है, यूएई भी कह चुका है ना, ये कह रहे हैं कि हम यूपीआई को अपनाने के लिए तैयार। ठीक है चलो, नेक्स्ट 33वां सवाल, हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? सूर्योदय योजना का उद्देश्य थोड़ा सा बताएंगे, क्या काम होगा? 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना, 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाना। अगर हम बात करते हैं 2070 तक हम जीरो, नेट जीरो कार्बन कहा जा रहा है कि ये आरईसी संस्था कौन सी जो इसमें कार्यरत है, संस्था कौन सी है? आरईसी, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिल रही है, एक नोडल एजेंसी है जो इसके क्रियान्वयन को देखेगी। बेटा करेक्ट आंसर इसका होगा 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप लगाना। हमारा मिशन है 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना।
मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना, यही हमारा उद्देश्य इस बार का रखा गया। ठीक है, कमाल की बात आप देखेंगे, मजा आएगी आपको। ये रहा 38वें नंबर का सवाल है, ब्रिक्स विस्तार की बात करते हैं। ब्रिक्स का विस्तार क्या है? सवाल, 1 जनवरी से सऊदी अरब और ईरान आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। करेक्ट है। अर्जेंटीना ने अंतिम समय अपने सदस्य वापस लेने का निर्णय लिया था, ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। ईरान पे तो आपने देखा कि ईरान की क्या दाड़ मारी गई है। अभी ईरान जो है, इस पर अमेरिका ने, इंडोनेशिया ने हमला किया। हमारे देश के द्वारा एक बहुत गलत कार्य किया गया, मैं उसकी निंदा करता हूं कि अभी आईएनएस दाना हमारे यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज करके लौट रहा था, और जैसे वो मिलिट्री एक्सरसाइज करके लौट रहा था तो अमेरिकी पनडुब्बी रॉकेट के द्वारा आईएनएस दाना को नस्ते नाबूद कर दिया गया, वो भी इंडियन वाटर्स के अंदर। तो इस पर नरेंद्र मोदी जी को अपनी टिप्पणी जरूर देनी चाहिए थी कि हम अमेरिका के इस काम को निंदनीय मानते हैं, कम से कम इतना तो उन्हें कहना चाहिए था, बट कुछ भी नहीं कहा गया, ये कायापलट का। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2026। आपने मिलन से तो याद होगा कि मिलन अभी आधा अधूरा है, याद है? अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मिलन अभी आधा अधूरा है, आपने सुना था होगा, एक ये है बाइएनियल एक्सरसाइज, 2 साल में एक बार होती है, 1995 में शुरू हुआ। ठीक है, चलो याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल अनुपम, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत तगड़ी बात लिखी थी अनुपम ने। अगर हम बात करते हैं भारतीय महासागर के क्षेत्र में भारत को सागर नीति का प्रदर्शन करना, इसके अंतर्गत बड़ा ही मेजर उद्देश्य रहेगा। इसके अंदर कॉमोडरेरी, कोहिशन एंड कोलैबोरेशन इसके अंतर्गत काम के तौर पर यह देखा जा रहा है। और ये हुआ कहां पे था, मिलन अभी आधा अधूरा है सर, ये है विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिला है। इंडियन नेवी की है एक्सरसाइज थी। ठीक है, याद रखेंगे, मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे। 50 से अधिक कंट्रीज में इसमें भाग लिया, तो जरूरी है विशाखापट्टनम। बताइए, गणतंत्र दिवस परेड 26 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी निकली थी? ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी, ऐसा लोग कहते रहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ। क्लास लाइक कर लो, बहुत बता रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा आपको। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर किसको कहा गया कि सबसे इंपोर्टेंट झांकी किसकी मानी गई, अब लोगों का कहना है कि इनकी झांकी बहुत तगड़ी थी, बताओ। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। अब यूपी नहीं है यार, तुम्हें कब समझ में आएगी यार, यूपी सेकंड नंबर पे, यूपी सेकंड नंबर पे था 2026 में, यूपी वाज एट सेकंड नंबर, यूपी सेकंड नंबर पे था। ऐसे बात नहीं बन पाएगी भाई, ऐसे बात नहीं। अवॉर्डेड द बेस्ट डब्ल्यू प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2026, कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी था? अब यूपी नहीं था भाई, यूपी के अंतर्गत विकसित भारत भव्य भारत, इसके अंतर्गत वो था, विकसित भारत भव्य भारत आपको देखने को मिला था। बताइए। बताएं फटाफट से। देखिए, अगर मैं इसके अंतर्गत ही बात करता हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें गुजरात होगा या नहीं, गुजरात भी नहीं, उड़ीसा होगा नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, कमाल की बात है यूपी भी नहीं है, क्योंकि हम बेस्ट डब्ल्यू प्राइज पूछा था, यह महाराष्ट्र को दिया गया, और गणेश उत्सव उसकी थीम थी। किसको दिया गया? दैट वाज गिवन टू महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र को दिया गया था, महाराष्ट्र को दिया गया, महाराष्ट्र को यह दिया गया था, एमएच महाराष्ट्र को दिया गया। और थीम क्या थी उसकी? गणेश उत्सव, थीम उसकी गणेश उत्सव ही थी, गणेश उत्सव इसकी थीम थी, गणेश उत्सव कि ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, याद रखेंगे, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, गणेश चतुर्थी, अब एक गणेश उत्सव था, दिमाग लगा लें। प्रोजेक्ट भीष्म किस लिए चर्चाओं में रहा है? भीष्म के बारे में बता। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर
सहयोग हिता एंड मैत्रिल। भारत हेल्थ इनिशिएटिव, बात खत्म। भारत हेल्थ इनिशिएटिव है, किसके लिए है? सहयोग हित एंड मैत्री। सहयोग हित एंड मैत्री, सहयोग हित और मैत्री के लिए है। और ये किसके लिए होगा, आप खुद आप बता दीजिए। क्या ये मिसाइल सिस्टम होगा? नहीं सर, ये पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, ये मैत्री क्यूब्स है, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, याद रखना। जय महाराष्ट्र, ठीक है, ये बाबूराव का स्टाइल है, याद रखें। अद्भुत बात है, आरोग्य, अद्भुत बात है। हेल्थ इनिशिएटिव है, इसमें छोटी छोटी चीजें जैसे एक्सरे, वेंटिलेटर, ये सभी छोटी छोटी वैन में प्रोवाइड किए जाएंगे ह्यूमैनिटेरियन कार्यों के लिए। 42वां प्रश्न ये रहा, भारतीय किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से विकसित 6G टेस्ट बेड का अनावरण किया है? अनवेल द इंडिजीनियसली डेवलप्ड 6G टेस्ट बेड, इसको किया गया है। मतलब हम अभी 5G ठीक से आ नहीं पाया सभी क्षेत्रों में, लेकिन हम 6G को टेस्ट बैंड कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G को डेवलप करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक 6G हम डेवलप कर लें, 6G तक पहुंच जाएंगे, 6वीं जनरेशन को हम ले आएंगे। देखो, एक तो एक्टिवा नहीं रुक पा रहा, एक्टिवा 6G 7G कुछ भी लेके आया जा रहा है, ठीक है, और इसका कुछ भी आप नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि 5G में मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तब 6G की स्पीड में पहुंच, और 6G के लाने में सबसे जरूरी काम मद्रास कर रहा है। मद्रास बहुत ज्यादा टेक्निकल है। मेरे एक मित्र है जिसका नाम है रजत, और रजत वर्तमान में IIT मद्रास में। हमारी क्लास के अंदर वह काफी मुरझाया हुआ रहता था, लेकिन आज देखिए पिछले महीने उसने विवाह कर लिया, ठीक है, और रजत का विवाह हो चुका है अब, ठीक है। तो अब वह और उसकी पत्नी अब दोनों ही खुश हैं, खुशहाल जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन रजत अभी भी पढ़ रहा है क्योंकि वो IIT मद्रास में। समझ पाएंगे? बहुत बढ़िया। तो इसमें हाई प्रायोरिटी दी गई है IIT मद्रास के साथ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 25-26 में इंडिया की रैंक कितनी है बताइए। करप्शन परसेप्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? कमाल की बात तो यह है कि लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जो जर्मनी की एक संस्था है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। पूछा यही जा रहा है बार बार कि इसमें रैंक बता दीजिए। 93 रैंक रही है। अब हंगर इंडेक्स में 102 है, तुम्हें कब बुद्धि आएगी? 93 इसकी रैंक है। एक तरफा अगर सभी लाइक कर देंगे तो हम लाइकों की कैटेगरी में 300 के पार पहुंच जाएंगे स्वतः। एक कह रहा 85 भी रैंक है, यही तुमसे उम्मीद थी। सैन्य अभ्यासों के बारे में बताएंगे कि सैन्य अभ्यासों का हिसाब किताब कुछ कैसा रहा है, इसमें हम बताएंगे सैन्य अभ्यास कैसे रहे। बात करते हैं, खंजर एक्सरसाइज का 13वां संस्करण हुआ जनवरी 2026। खंजर का 13वां संस्करण हुआ, ठीक है। चलिए, खंजर जो है इसका 13th एडिशन हुआ था, 13वां संस्करण था, 2026 में हुआ कि 13 नंबर का खंजर है, 26 में निकाल दिया है। समझ रहे हो? खंजर अभ्यास आपका 2026 में होता है। डेजर्ट नाइट वायुसेना की है, डेजर्ट नाइट वायुसेना की, वायुसेना की, वायुसेना की, और संप्रति 9 आपकी बांग्लादेश की। एक रक्षा समझौता है, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को अंतर स्थलीय लेवल पर खत्म करना। करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही इसके अंतर्गत होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा करेक्टली मैच है एक दूसरे से, ऑलरेडी मैच है, क्योंकि देखो ऊपर वाला जोड़ियां बनाकर भेजता है, तो ये जोड़ियां बनाकर भेजी गई। क्या बात है, अच्छा सवाल। इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या नाम दिया? बताइए। जो इसरो के द्वारा गगनयान मिशन में जो यात्री भेजे जाएंगे उनको क्या नाम दिया गया है बताइए। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को क्या नाम दिया गया, बताओ। देखो, अगर हम बात करते हैं, इसमें एक महिला रोबोट भी है, क्योंकि महिला को तो नहीं भेज सकते, आप खुद भी समझते हैं कि महिला और पुरुषों को एक साथ भेज देंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ पर महिला जो बनाई गई है वो रोबोट बनाई गई, नाम है व्योम मित्र। तो महिला रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्र।
महिला रोबोट का नाम क्या? व्योम मित्र है। व्योम मित्र बनाया गया है महिला रोबोट, व्योम मित्र। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पर नाम क्या रखा गया, व्योम मित्र तो रोबोट है, करेक्ट बात। इसमें इनका नाम रखा गया है व्योम नॉट्स रखा गया है, व्योम नॉट्स रखा गया, व्योम नॉट्स, व्योम नॉट्स रखा गया है। करेक्ट आंसर ए होगा। हिंदी में गलत था, हिंदी में गलत था। क्या बात है, आज बोलिए। रूस के यूरी गॉगन अंतरिक्ष यात्री में इन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है, 4 लोग जा रहे हैं, खुल के खेलना है चारों। अगला प्रश्न है 46वें नंबर का, पूछा है सार्क नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, सार्क नेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में बताना है आपको। विच कंट्री वाज इन न्यूज इन जनवरी 2000? मालदीव चर्चाओं में था सार्क नेशंस। सार्क नेशंस को दक्षिण एशिया कहा गया है और भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मालदीव में विकास सहायता भेजी। मालदीव में विकास भारत के द्वारा किया गया। 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। 40 रुपए का एक विशेष योगदान वंश बालियान की तरफ से आता है। क्या यूपी कांस्टेबल के लिए 3 महीने पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त। यूपी कांस्टेबल के लिए 3 महीने पूरे हैं, पर्याप्त हैं। 326 बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक भी कर लो भाई। कमाल की बात है। सही जवाब की हम बात करें तो क्या आंसर होगा? देखो, सही जवाब की हम बात करते हैं तो दैट इज अरविंद पनगड़िया। यह 16वीं फाइनेंस कमीशन में अरविंद पनगड़िया ही आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं का काम यहाँ आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन, आप याद रखेंगे, नाम अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस भारतीय नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? कोई जानता है कि अगर विदेशी अवार्ड है तो वो केवल एक ही आदमी को मिल सकता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी को यह अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का नाम क्या? डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज जनवरी 2026 में राजस्थान के रेतीले इलाके में हुई थी, भारत और यूएई के बीच। कहां हुई थी सर? सर रेगिस्तान में हुई थी, राजस्थान में। राजस्थान, राजा या राजस्थान के जैसलमेर में आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसका क्या था सब, डिप्लोमेसी कैसे की जानी है उसके अंतर्गत इसमें बात किए गए हैं। ठीक है, याद रखना। 50वें नंबर के सवाल के बारे में भी चर्चा करिए। 50वें नंबर का क्वेश्चन आपका क्या होगा बताइए। सवाल आपका दिया गया है, किसके बारे में पूछ रहा है पहले ये समझना। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 की बात कर रहा है। इसका सही जवाब बताइए, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के बारे में सही जवाब आप बता दीजिए। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में क्या कुछ देखने को मिलेगा? कमाल की बात है, आप लोग मैंने हमेशा से ही बताए थे। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर इधर उधर होते नजर आएंगे। सही जवाब का जवाब क्या है वो तो आप ही बताएं। क्या बता, एक और शायरी आपने फेंक के मार दी। बहुत बेहतरीन। इस सम्मेलन की मेजबानी फरवरी 2026 में भारत सरकार के द्वारा दिल्ली में की गई है। पहला तो इसमें यही कहा गया है कि भाई इसकी मेजबानी दिल्ली ने की है, दिल्ली में भारत के द्वारा की गई है। पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका मुख्य विषय समकालीन चुनौतियों का समाधान है, रेस्पॉन्स टू द कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलॉसफी टू पैराक्सिस। दोनों ही स्टेटमेंट सही, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किस देश में सबसे प्रभावित घोषित किया गया? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या बताइए? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है बताओ। पहले नंबर पे कौन है इसमें ये भी बताइएगा, दूसरे पे कौन है ये भी बताइएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स
देखो इसमें आंसर देना आसान है, हर कोई बता देगा सर बुर्किना फासो इसका आंसर है, बट मैंने पूछा इंडिया की रैंक इसमें क्या है, तो रैंक ऑफ इंडिया आपको बतानी है कि जी इंडिया की रैंक इसमें क्या है। करेक्ट आंसर बुर्किना फासो है। पूछा जाएगा जीटीआई में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, बच्चों का कहना है कि 14 है यहाँ पे। क्या बात है, इंडेक्स में रैंक 14 बताई जा रही है, काफी बच्चे 14 ही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले पे बुर्किना है, दूसरे पे पाकिस्तान है और 14वें पे इंडिया है। इंडिया है, दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे सीरिया है, 14वें पे इंडिया है। मजा आया, मजा आई, लीजिए। इसके आगे अगले प्रश्नों को हम करते हैं, क्योंकि मैंने 100 प्रश्नों की बात कही थी और मैं अपनी जबान से पलट नहीं सकता। आंधी आए या बारिश आए, बुखार चढ़े या टाइफाइड हो जाए, भाई भाई रहेगा। एक तरफा क्लास में माहौल बना दिया जाए। लीजिए अगला प्रश्न है, 50 का एक सेट करा दिया, 50 का दूसरा सेट, दिस इज सेट टू, दिस इज सेट टू। बताइए मेरे लाल, शुरुआत के 50 क्वेश्चन हमने अलग कर लिए, अभी बाद के 50 क्वेश्चन। मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को ज्यादा संख्या दे के डरा दूं, है ना, नहीं। सवाल अच्छा है, आंसर करते हैं क्या है। क्या बात है, अद्भुत चीजें हैं, मजा। पूछा गया है कि इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग हब। सही है, ये स्वदेश रूप से विकसित 50 क्यूबिट क्वांटम प्रोग्राम पर आधारित है, ये भी सही है, 50 क्यूबिट पर आधारित। जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसके तहत इसको बनाया गया, जो नेशनल क्वांटम मिशन, इट इज अंडर, किसके अंडर बना है ये, एनक्यूएम के नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर बना है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह बनाया गया बाई, किसके द्वारा, सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक के द्वारा बनाया गया। सीडैक खुद 1988 में पुणे में बनाया गया। जितने भी एडवांस कंप्यूटर बनते हैं वो सीडैक ही बनाता है। 1992 में परम 8000 को भी इसी ने बनाया। ठीक है, याद रखेंगे। कमाल का सवाल, कमाल का जवाब, दोनों ही इसमें सही है। क्या बात है। ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, इसका मुख्य विषय। ग्लोबल साउथ की मेजबानी कौन करेगा, ग्लोबल साउथ समिट 2025 का आयोजन कौन करेगा, इसके बारे में बताइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जस्टिस, सतत विकास और न्याय, ये ब्राजील कर रहा है। ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी, ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की आवाज को बड़े मंचों तक पहुंचाना है, मतलब जो ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग है उनके लिए चीजों को करना है। इस पर क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, जलवायु वित्त के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। कहा है कि ये रण संकट है, कि लोग अब आगे आने वाले समय में क्लाइमेट को ठीक करने के लिए फाइनेंशियली बहुत जूझने वाले हैं, ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। तीसरा सवाल है, निसार के बारे में बताइए। निसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए। निसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए। क्या बात है, बी प्रश्न बता रहे हैं बच्चे। देखो अगर हम बात बताते हैं, इसे इसरो रॉसकॉम के द्वारा बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये धुरी आवर्ती एल-बैंड और एस-बैंड का रडार इमेजिंग उपग्रह है। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मानचित्र के लिए, ये केवल महासागरीय धाराओं का अध्ययन करेगा। सर पहली बात तो नासा और इसरो का है, नासा और इसरो का है, और वो सिंथेटिक एपरेचर रडार है। तो बेटा ये डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी। क्या बात है सर। चौथा सवाल ये रहा, 25 में घोषित बुकर प्राइज के विजेता और उनकी कृति का सही मिलान क्या। मजा आ गया, मजा ही आ गया 2025 के लिए हम बात। देखो 2024 में समंता हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए जीता, पर बेटा बुकर प्राइज 2025 की बात, इसमें 50,000 पाउंड कितने मिलते हैं, 50,000 पाउंड मिलते हैं, 50,000 पाउंड इसमें मिलते हैं, 50,000 पाउंड इसमें मिलते हैं। कितना मिलता है भाई जी, 50,000 पाउंड इसमें मिल जाते हैं। और ये जो 50,000 पाउंड मिलते हैं इसके बारे में समझिएगा, ये परकीवल एवरेट जेम्स, परकीवल एवरेट किताब का नाम नहीं है, ये पर्सन का नाम, पर्सन को मिला है, किताब का नाम जेम्स है। बेटा पर्सन का नाम जेम्स है, सी इसमें होगा मेरे लाल। बुकर प्राइज के बारे में बात की गई है,
ठीक है, आपने को अगर उपन्यास पढ़ा है किसने, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, वही है ये, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन का ही ट्रांसलेशन है ये। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा, किससे रिलेट करें, प्रोजेक्ट कुशा किससे रिलेट करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं, आपने आयरन डोम सिस्टम सुना है, आयरन डोम किसका है, इजराइल का है आयरन डोम। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, ठीक उसी प्रकार का हम भी एक एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, और यह उसी प्रकार से है, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कुशा में भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है और डीआरडीओ उसको बना रहा है, और ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। पता नहीं क्यों बट इसमें से मुझे एक अलग सी फीलिंग आ रही होती है कि यह घोटाला साबित हो सकता है भविष्य में। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कहाँ से करें। आपका जो अपना चैनल है इस पर मैंने कुछ क्लास ले रखी है बेटा, ये यूपी कांस्टेबल के लिए भी है। अगर आपके पास समय है अभी तो इन सभी के नोट्स बना लेना, 7 घंटे की 6 घंटे की इनके नोट्स बना लेना। अगर आप इनके नोट्स बनाते हैं तो यकीन मानिए आप यहीं पर कामयाब, नोट्स बनाते ही कामयाब। मजा आई, एक बार खुल के लाइक कर दीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने है, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आप भारत की स्थिति बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की स्थिति कैसी आपको देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। इंडिया की रैंक भी बता दीजिए, माहौल क्या है वो बता। सर जी तुलना में 5 स्थान सुधरी है, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में 5 स्थान सुधरी है, पहले जितनी थी उसमें 5 स्थान का डेवलपमेंट इसमें आया है। आयरलैंड फिर से टॉप पर है, लगातार आइसलैंड ही टॉप पर बना हुआ है, टॉप पर आज भी आइसलैंड है। दूसरा, आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट बिल्कुल नहीं है। भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन इस तरीके के क्षेत्रों में नहीं करता। इंडिया की रैंक 131 थी, पहले वो 136 थी, 5 रैंक का सुधार आया है। केवल पहला ही इसमें सही सवाल होगा, पहले इसमें सही सवाल होगा। पहले 136 थी, 2024 में सुधर के 131 हो चुकी है 2025। तो हम 5-5 अंक सुधरते आ रहे हैं। गुरुजी भोजपुरी बोल दीजिए, का है लल्ला घर जाके सोचती बाबू, भोजपुरी बोलत बानी नहीं, भोजपुरी समझत बानी हो रहा। बहुत बढ़िया, आज मैं इसी लेवल में बात करूंगा। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन बेलेम ब्राजील में हुआ है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इन कथनों पर विचार करिए। आसियान का शिखर सम्मेलन अभी रिसेंटली हुआ, उसके बारे में बताइए। आसियान के शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं, तो आसियान का शिखर सम्मेलन जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका आयोजन मलेशिया की अध्यक्षता में कुआलालंपुर में हुआ था, करेक्ट आंसर है। भारत और आसियान ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के लिए काम कहा है। उन्होंने कहा हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है, हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, करेक्ट आंसर है मेरे लाल। ठीक है, चल रहे हैं, याद रखना यह डीपीआई है। डीपीआई का काम है, इंडिया और एशियान एग्री करते हैं कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दोनों ही सवाल सही हैं, पहला और दूसरा बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में पेश की गई सीबीडीसी ऑफलाइन सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीबीडीसी के उद्देश्य के बारे में बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या है सीबीडीसी। बात करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना डिजिटल रूप में लेन देन की अनुमति, ये सीबीडीसी है। आरबीआई सीबीडीसी को क्रिएट कर रहा है, सीबीडीसी को क्रिएट कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ऑफलाइन मोड में भी परीक्षण पूरा किया जा रहा है कि केवल मोबाइल के नेटवर्क के माध्यम से पेमेंट किया जा सके, इंटरनेट की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, यह जो है ब्लूटूथ और एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से उपयोग करके काम करता है। फिजिकल इंक्लूसिव को मजबूत करना इसका, क्या बात है सर। 10वां प्रश्न, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2025 तक कितने स्टेशनों को बनाया जाना है। अमृत भारत स्टेशन में कितने स्टेशनों को बनाया जाना है बताइए। थीम क्या है, विरासत और आधुनिक, हेरिटेज एंड मॉडर्नाइजेशन, हेरिटेज एंड मॉडर्नाइजेशन, हेरिटाजे एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इसको आप समझिएगा। हेरिटेज एंड मॉडर्नाइजेशन की हम बात, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा,
सो दैट वुड बी कि 2025 तक लगभग 60% स्टेशनों को पूरा कर देंगे, 1300 से ज्यादा स्टेशन बनाने हैं, और 2025 दिसंबर तक इनका कहना था कि 60% हम काम कर लेंगे। क्या इन्होंने किया? जी हाँ, 60% स्टेशनों को यहां तक बना दिया, 1300 से ज्यादा बनाने। 11वां सवाल बताइए, आर्टेमिस 3 मिशन नासा का है, शुक्रयान इसरो का है, लूसी मिशन किसका है? ये भी नासा का है, और एरियल किसका है? ये यूरोपियन यूनियन। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं बेटा, एरियल यूरोपियन यूनियन का है। करेक्ट आंसर। मजा आ गया सर, क्या बात है सर, क्या बात है। लीजिए अगले सवाल की बात करते हैं। यह रिपोर्टर्स, अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम बात करते हैं, यह पूछा है गलत कथन मत, किसमें गलत कथन बताना वो बता दीजिए। सब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में गलत कथन पूछा जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताइए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करेक्ट है, नॉर्वे ने सूचकांक में करेक्ट है, भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में भारी सुधार है। अच्छा, यह सूचकांक 180 देशों की पत्रकारिता के मामले में काम करता है, बताइए। देखो, इंडिया की रैंक में इतना सुधार नहीं है, ठीक है, चलो, इंडिया की रैंक में कोई इतना भारी सुधार नहीं है, इसमें 8 अंक का सुधार, जिसको हम भारी सुधार नहीं कह सकते। 8 अंक का सुधार है, पहले 159 था, अब 151 है। स्थिति आज भी गंभीर है, इसलिए हम इसको बहुत बड़ा सुधार नहीं कह सकते। अगला प्रश्न ये रहा, प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत किस देश के सहयोग से 6 पनडुब्बियां विकसित कर रहा है? सर, जर्मन की सहायता से, जो थाइसन क्रूप मैरीन सिस्टम है, TKMS है। फ्रांस की जो कंपनी है TKMS, ये फ्रांस की कंपनी है जो भारत के अंदर इनको बनवा रही है। कलवरी श्रेणी की सबमरीन यहाँ पर बन रही है। इन पनडुब्बियों में AIP होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक होगी, जिससे अधिक समय तक पानी में नीचे रह सकती है। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा, और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में रणनीतिक जो मजबूती है उसको पकड़ने के लिए इसको बनाया है। बेटा, फ्रांस की सहायता से बन रहा है, ना कि सॉरी, जर्मनी की सहायता से बन रहा है, नॉट फ्रांस की सहायता, जर्मनी की सहायता से बना है, सॉरी। TKMS जर्मनी की संस्था है, अब जर्मनी ही होगा, जर्मनी की संस्था है ये, थाइसन क्रप मरीन, फ्रांस की नहीं है यार, थाइसन क्रप मरीन आपकी जर्मनी की है। फ्रांस की सहायता से तो द टसॉल्ट बनाए गए हैं, राफेल लिए गए हैं, सी जर्मनी होगा। 14वां प्रश्न है, अगस्त 25 में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? 69वें जो फिल्म पुरस्कार है उनके बारे में बताइए, बेस्ट फिल्म किसको बनाया गया है, फटाफट बताएं। बताएं। तो करेक्ट आंसर होगा अट्टम को मिला, अट्टम को मिला है, अट्टम को, अट्टम को मिला है। गुलमोहर ये हिंदी मूवी है, बेस्ट हिंदी मूवी गुलमोहर है, बेस्ट हिंदी मूवी गुलमोहर। बेस्ट हिंदी कौन सी है, बेस्ट हिंदी मूवी कौन सी है? ये गुलमोहर है। और रॉकेटरी फीचर फिल्म, बट ये 70th की है, 70वें की है, 69वें की पूछी थी इसलिए डी होगा, 70वां पूछता तो गलत बात है, समझ में क्या बात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में हाल ही में किन 5 नए गैर स्थायी सदस्यों को जनवरी 2025 से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया? जनवरी 2025 में किसको यह काम दिया गया? सर, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैव बीन री-इलेक्टेड फॉर UNSC फॉर 2025। पूछा जरा, बताइए कौन होंगे? बगैर परेशानी के बताइए। देखो, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस, मॉरिशस, डेनमार्क। मैं बात कर चुका हूँ, 2 वर्ष का कार्यकाल इनका रहेगा। इंडिया 21-22 में रह चुका है, तो इंडिया वर्तमान में नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से नहीं हुआ था, अलग प्रकार से। सितंबर 2025 में संपन्न हुआ 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, और इसमें किस नए सदस्य ने औपचारिक रूप से भाग लिया? सर, यह आपका सितंबर 2025 में हुआ था, और यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा?
सो ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन 2025 का हुआ है वो कहां पर हुआ है सर? यह रूस में, और कजान इसके अंदर भाग लिया, सऊदी अरेबिया के अंतर्गत भाग लिया। कजान रूस में ये हुआ, मोदी जी भी यहाँ पर गए, कजान में हुआ। याद रखेंगे, दिन प्रतिदिन देश जुड़ते जा रहे हैं। ब्रिक्स मुद्रा का भी एक एजेंडा रखा गया है कि हम डॉलर की धज्जियां उड़ा देंगे, ये भी इनका कहना है। 17वां सवाल है, भारत के गगनयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? यह मिशन के तहत 3 सदस्य वाले दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये सवाल पूरी तरीके से गलत है अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या किया जाए, बताओ। ये LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, स्टेटमेंट सही है। गगनयान के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री को गगन यात्री कहा जाएगा, गगन यात्री कहा जा रहा है। सर अगर हम बात करते हैं इसके दौरान ये जो पर्सन्स हैं, इसमें सही पूछा है या गलत पूछा है? देखो अगर हम बात करते हैं, ये लो ऑर्बिट मिशन है, लियो है, जिसे लो ऑर्बिट मिशन है। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर देखें गगनयान मिशन के बारे में कौन सा कथन सही पूछा गया, गलत नहीं, सही पूछा जा रहा है, सही करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो इसमें ये गलत होगा, गगनयान के चयनित अंतरिक्ष यात्री को गगन यात्री कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपका विचारजनक है। ठीक है, फटाफट बताइए। बताइए, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं इस सवाल के अंतर्गत। ठीक है, चलो देखो इसके अंतर्गत मिस्टेक है सवाल के अंदर ही, कि पहली बात तो ये 3 सदस्य वाला नहीं है, इसमें 4 सदस्य ही मैं पहले ही बता चुका था। दूसरा, ये मिशन केवल चंद्रमा की सतह तक सीमित है, ये भी गलत है। चलिए, अंतरिक्ष यात्रियों को गगन यात्री कहा जा रहा है, ये करेक्ट है, ये भी गलत है। अभी फिक्स नहीं है कि इसको LVM-3 से लॉन्च किया जाए, करेक्ट आंसर 3 होगा। इस सवाल में कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, इसकी वजह से हम समझ सकते हैं। 18वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को प्रतिस्थापित करना और उभरती प्रतियोगिताओं को विनियमित करना, कि भाई जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको हम यहाँ पर काबज कर पाए। ठीक है, इसलिए है, करेक्ट आंसर यही है। ई कॉमर्स के करों में नहीं, इसके लिए नहीं, ये केवल इसी पर था ताकि 2000 एक्ट को डेवलप किया जा सके। 21वां सवाल है, शक्ति क्या है? ऑपरेशन शक्ति के बारे में बात करते हैं क्या? शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। शक्ति एक प्रकार का एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। ये पहला निजी रॉकेट नहीं है, एक माइक्रो प्रोसेसर है जो किसने बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया। ठीक है, रिस्क भी आर्किटेक्चर पे काम करता है, IRISC भी आर्किटेक्चर पे काम करता है, ये IIT मद्रास ने बनाया, इसको IIT मद्रास ने बनाया है। 22वां सवाल है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है 2025 में? सबसे प्रदूषित शहर बताएं। सर लाहौर पाकिस्तान सबसे प्रदूषित है। राजधानी अगर देखें तो दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, राइट? ओके, अगला प्रश्न ये रहा, मध्य पूर्व एशिया गलियारा IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, इस कॉरिडोर के बारे में आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो? विच कंट्री स्पेशल इंटरेस्ट है इसके लिए? सर इटली का स्पेशल इंटरेस्ट है, क्योंकि इटली को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, इटली को इसमें स्पेशल इंटरेस्ट है। क्यों है? सर UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल के माध्यम से यूरोप को ये जोड़ेगा, रेल मार्ग, शिपिंग मार्ग दोनों इसमें शामिल है, इटली को इसमें विशेष फायदा होगा।
ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के लिए ग्लोबल फोलियो किसकी संस्था है? ग्लोबल फोलियो के बारे में बताएंगे, किसकी संस्था है बताइए सर। ग्लोबल फोलियो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की संस्था है। बेटा पीछे 2 सवाल आपके छिक के आ गए, मतलब वो कहीं और थे, कहीं और आ गए हैं, तो मैं 2 सवाल और कराता हूं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात हम करते हैं, इसके बारे में आप कुछ स्टेटमेंट है वो समझ लीजिए, क्या स्टेटमेंट सही है क्या नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2028 तक लॉन्च करने की मंजूरी दी है। यह स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी होगा, 400 किलोमीटर में स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, मिशन क्या है? 2035 तक स्थापित करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 2028 में पहली बार हम इसको लॉन्च करेंगे, 2028 तक यह स्थापित करना है, ये बात इसमें कही गई है। एक और प्रश्न कर लीजिए, निम्नलिखित चीजों को आपको मैच करना है, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह आपको देखने को मिलती है, मैच करिए। अगर हम बात करते हैं, वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होती है, खंजर भारत और कजाकिस्तान नहीं, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है, किर्गिस्तान किर्गिस्तान के बीच में होती है, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ तो काजिंद होती है, एक काजिंद होती है। अगर हम बात करते हैं मालाबार, ये क्वाड नेशंस में होती है, ये दोनों सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट है मिष्टी योजना किस लिए है? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। आज की क्लास का लास्ट सवाल, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा विचार। पहला, इसकी अध्यक्षता अफ्रीका ने करी। अफ्रीका यूनियन इसका पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है, कौन सा नहीं? सर 2025 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है, जो ग्लोबल साउथ के नेतृत्व का प्रतीक है। सौंपी गई है इसको, राइट? किसको सौंपी गई है? 2000, इसकी अध्यक्षता अफ्रीका द्वारा की गई है, इसको सौंपी गई है। पहला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि इसको सौंपी गई है, मिली है, सौंपी गई है, इसको सौंपी गई है, दक्षिण अफ्रीका को मिली है, अभी करी नहीं है, इसको मिली है। और अफ्रीकन यूनियन पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार आ पाया, जी हाँ, 2023 में इसको मौका मिला यहाँ आने, याद रखेंगे। करेक्ट आंसर है सी ही इसमें करेक्ट आंसर होगा, पहला और दूसरा दोनों, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। दूसरी बात आप समझिएगा, थोड़ा सा मेरी तबियत खराब होने की वजह से ऐसा रहा है। बहरहाल आप लोगों के लिए आज रात को मैं हिस्ट्री को खत्म कराऊंगा, रात को 9 बजे आप सभी आ जाइएगा। हो सके तो इस सेशन को लाइक भी कर देना, एक ही बार में तीनों हिस्ट्रियों को नस्ते नाबूद। मिलते हैं।